संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? ध्यान रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है 1978 में। और यहाँ पर 1978 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग बात कर लेते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? तो पहले जो ये मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? तो हम लोगों को याद रखना है 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। और इस 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार, जिसको हम लोग कानूनी अधिकार बोलते हैं, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के अंदर कब रखा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अनुच्छेद की बात किया जाएगा, किस अनुच्छेद के अंदर में है? तो अनुच्छेद 301 के अंदर है। अनुच्छेद 301 के अंदर में है संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार जो एक प्रकार का विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए मौलिक अधिकार से कब हटाया गया संपत्ति के अधिकार को? तो हम लोग आंसर करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के अंदर रखा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो स्वीकार नहीं किया गया तो वो जो देश है वो देश है भारत। और यहाँ पर भारत देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के अंदर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारत के अंदर में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्राथमिकता है, यानी एकल नागरिकता का प्रधान यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा मौलिक अधिकार से संबंधित चीज जानना पड़ेगा। मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 3 है, इस भाग 3 के अंदर में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो हम लोग आंसर करेंगे 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में जितना भी प्रावधान है वो सभी प्रावधान मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, यानी किस देश से लिया गया? तो हम लोगों को याद रखना है अमेरिका से। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया। तो यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न बना। प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो हम लोग आंसर करेंगे मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 के अंदर है। वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार अभी वर्तमान समय में है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। एक जो है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के अंदर रखा। तो अब जो है यहाँ पर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार रहा है। इस तरह से भारतीय संविधान के अंदर में भारत के लोगों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद की बात किया जा रहा था, मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और यहाँ पर अनुच्छेद 12 से 35 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च
न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय या इसी को उच्चतम न्यायालय बोलिए। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य, नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो भाग 4। और अनुच्छेद की बात किया जाएगा, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जितना भी प्रावधान है वो सारा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और यहाँ पर 36 से 51 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो मौलिक कर्तव्य है, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है बाद में। अब बात करेंगे कब जोड़ा गया, तो आप लोगों को याद रखना है कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है? तो 1976 में होता है। तो इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 10। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य है। कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में 11 है। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अंदर में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक सवाल और याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है? यानी कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति से संबंधित है? मंत्रिमंडल से संबंधित जो संविधान के लिए अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 75 है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 75 जो है वो ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर के बारे में 2-3 सवाल याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या संविधान का पिता के रूप में जानते हैं। संविधान का जनक बोलिए या संविधान का पिता बोलिए। संविधान का जनक या संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो वो भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। भीमराव अंबेडकर जो है संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको याद रखिएगा, संविधान निर्माण के समय प्रारूप
समिति के अध्यक्ष, ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, इसी को बोला जाता है मसौदा समिति, या इसी को बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमिटी। मसौदा, मसौदा समिति, ये सारा चीज किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक रूप से प्रधान है केंद्र सरकार का। और यहाँ पर केंद्र सरकार देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग इस क्लास के अंदर क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी प्रश्न वर्ष 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर हम लोग प्रश्न भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ में उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बनाकर आ सके। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 75 के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त करने का। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और यहाँ पर राष्ट्रपति देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और यहाँ पर 24 अप्रैल देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप लोग कहेंगे कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे थोड़ा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये है बात 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। और इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 11 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11। और इस अनुसूची 11 के अंदर में पंचायती राज से संबंधित विषयों को शामिल किया गया था। किस विषय को? पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। कुल विषय कितना शामिल किया गया था? तो कुल 29 विषयों को शामिल किया गया था। सबसे पहले प्रश्न आएगा कि बताइए भारतीय संविधान में अनुसूची 11 किस वर्ष जोड़ा गया? तो हम लोग आंसर करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूची 11 जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इस 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुसूची 11 के अंदर किस विषयों को शामिल किया गया? तो पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। ये तो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 को, लेकिन ये जो लागू हुआ, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न बना। प्रश्न बनेगा कि इस तरह से आएगा कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंदर पंचायती राज से संबंधित प्रावधान था? हम लोग अनुसूची 11 करेंगे। प्रश्न आएगा कि अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया? तो हम लोग आंसर करेंगे अनुसूची 11 को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न आएगा कि अनुसूची 11 के अंदर में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया? तो आंसर करेंगे कुल मिला के 29 विषयों को शामिल किया गया। प्रश्न आएगा कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो आंसर करेंगे 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ये सारा सवाल इसी से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद है। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये जो 6 राज्य है, भारत के 6 राज्य, इस 6 राज्यों के अंदर में विधान परिषद है। अब कहिएगा कि ये 6 राज्य कौन कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है। तो BH से हो जाएगा बिहार। और बिहार का ही पड़ोसी है उत्तर प्रदेश। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, और इसी आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है तेलंगाना। इसी आंध्र प्रदेश का पड़ोसी क्या है? तेलंगाना। और अब जो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का ही पड़ोसी है कर्नाटक। ठीक है, तो ये जो भारत के 6 राज्य हैं, कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि विधान परिषद है, यानी विधानसभा के साथ साथ में उस राज्य के अंदर विधान परिषद भी है। जिस राज्य के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होते हैं, वैसे राज्य द्विसदनीय राज्य कहलाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनीय है? तो हम लोग आंसर करेंगे 6 राज्य। ठीक है, तो आप प्रश्न क्या था कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तो इस तरह से इस तीनों में हो जाएगा, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 243 है, और यहाँ पर 243 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगर बात कर ले बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या भारत बिहार के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, तो इसको भी याद रखिएगा। बिहार के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 40। बिहार में कितने राज्य, सॉरी, बिहार में कितने जिला है? जिला की बात कर लिया जाए तो बिहार में कुल मिला के 38 जिला है। और प्रमंडल की बात कर लिया जाए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल मिला के 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल की बात किया जाए, कुल कितने अनुमंडल है? तो बिहार के अंदर कुल मिला के 101 अनुमंडल है। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? भारत में सूचना का जो अधिकार कानून लागू हुआ, ये 2005 में लागू हुआ था। और यहाँ पर 2005 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। भारत में सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? बिहार में पंचायती राज निकायों में, यानी पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया गया था, ये किस वर्ष दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये 2006 में दिया गया था। बिहार में पंचायती राज निकायों के अंदर महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष दिया गया? 2006 में। और याद रखिएगा, बिहार ही भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया है ना। बिहार के अंदर, बिहार ही भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, और इसी गांधी जयंती को प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पर 2 अक्टूबर ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर, यानी गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो 30 जनवरी है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। और ये जो शहीद दिवस है, महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दिया गया था, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप लोग भी बीच बीच में कमेंट करते चलिए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, कितना उपयोगी आप लोगों के लिए हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस के अलावे आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कमेंट में जरूर लिखते चलिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, किस देश का संविधान अलिखित है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है? तो यहाँ पर ब्रिटेन जो है, ये ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और यहाँ पर ब्रिटेन देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर।
बात कर लें अमेरिका है, अमेरिका ही विश्व का पहला ऐसा देश है जिन्होंने लिखित संविधान लागू किया। अमेरिका विश्व का पहला देश हुआ जिसने की लिखित संविधान लागू किया। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था। G20 का 18वें शिखर सम्मेलन का जो मूल विषय था वो था एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में इनमें से चारों में कौन सा ऐसा देश जो G20 का सदस्य देश नहीं है। तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश जो है ये G20 का सदस्य देश नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से बांग्लादेश ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है। केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध स्थापित है इसका जो प्रावधान है किस अनुसूची में। तो ध्यान रखना है कि हम लोगों को अनुसूची 7 के अंदर में केंद्र राज्य के बीच में संबंध स्थापित करता है, जो ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम लोग अनुसूची के बारे में बात कर लें, भारतीय संविधान के मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में अनुसूची कितना था। तो बात कर लेते हैं। तो मूल संविधान में अनुसूची की जो संख्या था वो था 8, जबकि वर्तमान में अनुसूची कितना हो गया है। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो हो गया है तो 12 हो गया। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जो अनुच्छेद जाना जाता है तो वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का अनुच्छेद जो 32 है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंदर है क्या, इसको भी याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 32 के अंदर है। और इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम लोग आंसर करेंगे भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। वैसे अगर सामान्य प्रश्न पूछा जाए तो संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो संविधान की आत्मा जो कहते हैं वो प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। और यहाँ पर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया था किसने, भीमराव अंबेडकर ने। और यहाँ ऑप्शन में जो अनुच्छेद 32 है वो ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। और यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 123 के अंदर में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है केंद्र में। और अगर राज्य की बात किया जाए तो राज्य में जो है राज्यपाल के द्वारा, राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और वहां पर जो अनुच्छेद लगता है वो लगता है अनुच्छेद 213। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना, अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्य के अंदर में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा था,
प्रश्न पूछा था अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ये जो अधिकार है ये है विधायी अधिकार। और यहाँ पर विधायी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? ध्यान रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ अमेरिका में। और यहाँ पर अमेरिका देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक ईंट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, ईंट नहीं है, ये ईस्ट नीति है, एक ईस्ट नीति। इसी को बोला जाता है पूर्व की नीति। पूर्व की नीति किस प्रधानमंत्री के समय में शुरू किया गया था, है ना? ध्यान रखिएगा, एक्ट ईस्ट नीति एक्ट है, यह है एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के समय में शुरू किया गया था? एक्ट ईस्ट नीति यानी पूर्व की नीति जो शुरुआत किया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। और यहाँ पर नरसिंह राव देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था ये 2019 में हुआ था। और 2019 यहाँ पर देखिए 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ये हुआ था 2019 में ही हुआ है, 2019 ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? आम आदमी पार्टी जिसको कि हम लोग आप के नाम से जानते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है झाड़ू, इसको राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया गया, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में। 2023 ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? यानी वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और यहाँ पर 6 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब की गई? पहले समझिए नीति आयोग किसके स्थान पर आया है। अगर बात कर ले किसका स्थान लिया है नीति आयोग ने, तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। योजना आयोग अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसी योजना आयोग के स्थान पे भारत में एक नया आयोग लाया गया जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। और यहाँ पर 2015 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और यहाँ पर देखिए भारत और पाकिस्तान ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी, न्यू दिल्ली में। और ये जो किया गया था 1950 में। और यहाँ पर 1950 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? न्यायिक पुनरावलोकन जो आता है, न्यायिक पुनरावलोकन ये आता है जो है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन, ये आता है न्यायिक पहल द्वारा लाया जा सकता है। न्यायिक पहल द्वारा जो कि ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? भारत के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि विधानसभा के साथ साथ
विधान परिषद भी है। विधानसभा के साथ साथ क्या है, विधान परिषद। और ऐसे राज्य जो होते हैं वो द्विसदनीय होते हैं। तो इस तरह के राज्य का जो उच्च सदन होता है वो होता है विधान परिषद। और यहाँ पर देखिए विधान परिषद जो है वो ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन संबंधित जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और यहाँ पर शिक्षा का अधिकार देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब, तो 2002 में हुआ था। और जिसके द्वारा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। प्रश्न पूछ रहा है कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग, अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग 2023 में किया गया था। और यहाँ पर 2023 देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संसद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो आप लोगों को याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद का गठन करता है। लोकसभा जो है ये संसद का निचली सदन या निम्न सदन कहलाता है। निचली या निम्न सदन, ये जो लोकसभा है संसद का निचली सदन या निम्न सदन कहलाता है। और यहाँ पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा संसद का ये अपर हाउस यानी उच्च सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है। उच्च सदन या ऊपरी सदन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं राज्यसभा को। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन हुआ, निम्न सदन जो हुआ या निचली सदन जो हुआ वो हुआ लोकसभा। और यहाँ पर देखिए लोकसभा ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। प्रश्न पूछा गया पंचशील समझौता। पहले तो ये समझिए पंचशील समझौता हुआ कब था, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, भारत और चीना के बीच, भारत और चाइना यानी भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जो किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। पंचशील समझौता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर चाइना की तरफ से बात करें तो चाउ एन लाई, चाउ एन लाई, चाउ एन लाई चाइना की तरफ से इस पंचशील सिद्धांत में यानी पंचशील समझौते में हस्ताक्षर किया था। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है। सुरक्षा परिषद, ये जो है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक प्रसिद्ध अंग है, प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिला के 6 अंग है और इस 6 अंग में से एक प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जानते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसको जानते हैं, तो इसको जानते हैं सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की बात करें, कुल सदस्य देश, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, 10 हैं। और इसमें 2 प्रकार के सदस्य हैं, एक तो अस्थाई है और दूसरा जो है वो अस्थाई है। दूसरा क्या है, वो अस्थाई। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 10 है, जिसमें अस्थाई भी है और अस्थाई। अगर हम लोग बात करें अस्थाई सदस्य कितने हैं, अस्थाई सदस्य संख्या 5 है, जबकि अस्थाई सदस्य की संख्या 10 है।
और ये जो 10 सदस्य देश हैं इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कार्यकाल होता है 2 वर्षों का, याद रखना है। अब एक प्रश्न आएगा कि 5 जो अस्थायी सदस्य ये कौन कौन सा देश है? तो आप लोगों को याद रखना है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। तो ये जो 5 सदस्य देश हो गया, ये पांचों अस्थायी सदस्य कौन कौन सा? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ये फ्रांस है, चीन है और ये ब्रिटेन। तो ये 5 सदस्य देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में शामिल है। वो अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। वो अस्थायी सदस्य संख्या कितना है? तो 10 है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था एग्जाम के अंदर जो प्रश्न, सुरक्षा परिषद के वो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो सुरक्षा परिषद के वो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 10 है। और 10 यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को ये क्लास किस तरह का लग रहा है निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है? प्रश्न यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है? क्षेत्रवाद का रूप है भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन। इस तरह से ये तीनों जो है वो क्षेत्रीयवाद का रूप है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से डी, इनमें सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत के अंदर में 28 राज्य हैं। और यहाँ पर 28 देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर बात किया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? भारत को राज्यों का संघ जो घोषित किया गया है ये संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर है। और यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 1 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 1 के अंदर में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 42 में दिया गया है, न्यायिक न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? न्यायिक न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो ध्यान रखना है न्यायिक न्यायपालिका जो जिस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है वो प्रक्रिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है? वो सूची है समवर्ती सूची। और यहाँ पर समवर्ती सूची देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा जो गया है यहाँ पर किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है ये दिया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 12 जोड़ा जाता है। अनुसूची 12 जोड़ा गया था और इसी अनुसूची 12 के अंदर में नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा का प्रावधान है। अनुसूची 12 के अंदर में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा कुल मिला के 18 विषयों को शामिल किया गया था। प्रश्न क्या पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये है 74वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन यहाँ ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोगों से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ?
तो हम लोग आंसर करेंगे 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? तो हम लोग आंसर करेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 12 जोड़ा गया था। और ये अनुसूची 12 के अंदर में किस विषयों को शामिल किया गया? तो आंसर करेंगे नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा का प्रावधान का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है बताइए अनुसूची 12 के अंदर में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया? तो कुल 18 विषयों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम जो जनसंख्या आवश्यक है वो है 5 लाख से अधिक। और यहाँ पर देखिए 5 लाख से अधिक जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 में किया गया। और अनुच्छेद 51 देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारतीय विदेश नीति आधारित है, भारत की जो विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर। और यहाँ पर गुट निरपेक्षता देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में। और इसी युद्ध के दरमियान एक नए राष्ट्र के रूप में एक नया राष्ट्र उभर कर आया। वो देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। अगर बात कर लें बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभर कर आया? तो 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? अगर राजधानी के बारे में बात करें, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में। और बांग्लादेश की मुद्रा यानी बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी है टाका। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक और प्रश्न बनेगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार बंगलो। अमार सोनार बंगलो, अमार सोनार बंगलो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और इस अमार सोनार बंगलो के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कितना प्रश्न हुआ। प्रश्न तो मुख्य प्रश्न यही था, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद कौन सा देश नए देश का जन्म? तो वो देश हो गया बांग्लादेश, जो ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो हम लोग आंसर करेंगे 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी यानी बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा जो है वो है टाका है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगलो। अमार सोनार बंगलो के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। और भारत के राष्ट्रगान के भी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ में बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न पूछा जो गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। हम लोगों को ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, यूएनओ डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर? मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। अमेरिका का एक बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य कितने थे? अगर बात कर ले संस्थापक सदस्य देश, संस्थापक सदस्य कितने थे? संस्थापक सदस्य जो था वो 51 था।
लेकिन 50 ने ही हस्ताक्षर किया था, है ना। अगर बात बात कर ले हम लोग वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिला के 193 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। और सबसे नवीनतम सदस्य जो है, नवीनतम सदस्य वो है दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा नवीनतम सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य यानी 193 नंबर का सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है? अंग की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिला के 6 अंग है। कितने अंग है? 6। इस 6 अंग में एक प्रमुख अंग है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक प्रमुख अंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। और ये द हेग जो है कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के अंदर द हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाद बाकी 5 जो अंग बचा, इस पांचों अंग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कितना प्रश्न बना। प्रश्न, मुख्य प्रश्न तो पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, जो कि हम लोग पढ़े 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश कितना था? 51 नंबर का संस्थापक सदस्य देश था, लेकिन हस्ताक्षर जो हुआ था वो 50 का ही हुआ था। और वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। सबसे नवीनतम सदस्य यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का सदस्य कौन है, तो वो है दक्षिणी सूडान। इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल कितने अंग है, तो कुल 6 अंग है, जिसमें से एक प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दी हेग में, जो नीदरलैंड के अंदर स्थित है। बाद बाकी जो 5 अंग बचा, इन पांचों अंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, प्रश्न क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 1945 में, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर न्यूयॉर्क देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल मिला के कितने अंग है? 6 अंग है। और इस 6 अंग में से एक अंग आप लोग याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या याद रखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यानी प्रधान कार्यालय है वो दी हेग में। कहाँ पर है? दी हेग में। और ये दी हेग किस देश के अंदर है, तो दी हेग जो है वो नीदरलैंड के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का हेडक्वार्टर दी हेग में है। बाद बाकी जो 5 अंग बचा, इस पांचों अंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में अंदर। तो इसी तरह संयुक्त राष्ट्र महासभा का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर न्यूयॉर्क देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था। 2000 ईस्वी में जिस राज्य का सृजन नहीं हुआ था वो राज्य है तेलंगाना। वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। तेलंगाना का जो राज्य गठन हुआ था वो हुआ था 2014 में। ठीक है, और बाद बाकी झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों का गठन कब हुआ था, 2000 में। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था इनमें से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है, वो कौन सा राज्य हो गया, तेलंगाना। और तेलंगाना देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर।